हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू डे 2 ऑफ कंप्लीट बायोलॉजी इन 7 डेज। आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से मेरे अल्ट्रा प्रिसाइज नोट्स जिसमें 100% एनसीईआरटी कवर है उसकी मदद से और पीवाईक्यू की मदद से पूरे चैप्टर का थरो रिवीजन कर लेते हैं बिना किसी दिक्कत के। कल से बेटा आपकी क्लास फिर से जो टाइम आपको पहले शेड्यूल किया गया था सुबह 7 बजे ही होगी। कल हम जेनेटिक्स करने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेक्चर्स को अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो नीट बायोलॉजी में आप 300 नंबर तक अभी भी ला पाएंगे अगर आप इसको 2 बार देख लेते हैं कंसिस्टेंटली। और सिर्फ इस नोट्स को पढ़ के आप पूरी एनसीईआरटी का थरो रिवीजन कर पाएंगे। ये नोट्स आपको बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ हेल्थ आता है। हेल्थ का मतलब क्या है? अगर डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन की माने तो हेल्थ का मतलब है इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड इट इज नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, है ना। तो फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल वेलबींग जो है आपका, उसको हम हेल्दी कहते हैं। हेल्थ 3 कारणों से आपका इफेक्ट होता है। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर कंजेनिटल होता है, मतलब पैदाइश से आपके पास हो रहा है, बट ऑल कंजेनिटल डिसऑर्डर्स आर नॉट जेनेटिक इन नेचर। फिर दूसरा आपका इंफेक्शन होता है और तीसरा आपका लाइफस्टाइल की वजह से बीमारियां होती हैं। ठीक है। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज और योगा वगैरह से भी आपका हेल्थ मेंटेन रहता है। वैक्सीनेशन, आपका प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोजल, वेक्टर कंट्रोल एंड फूड एंड वाटर हाइजीन भी आपको प्रिवेंट करता है बीमारी से। ठीक है। अब डिजीज में सबसे पहले इंफेक्शियस डिजीज की बात करते हैं। तो इंफेक्शियस डिजीज कम्युनिकेबल होगा, नॉन इंफेक्शियस डिजीज नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। ठीक है। डिजीज जो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है उसको हम पैथोजन कहते हैं। ठीक है। तो अब देखो कौन कौन सा डिजीज है उनके बारे में पढ़ते हैं। इस पे सवाल आता है, दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, तो इसको मार्क कर दो F81 क्योंकि इस पे तुमको बहुत सवाल अभी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले टाइफाइड क्या है भैया, कैसे होता है? सैल्मोनेला टाइफी से। तो पैथोजन जो है इसका दैट इज सैल्मोनेला टाइफी। कहां इफेक्ट करता है? इफेक्टेड ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन पे ये आपका इफेक्ट करता है एंड दूसरे ऑर्गन तक जाता है वाया ब्लड। ठीक है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है? सस्टेन्ड हाई फीवर, बुखार, बहुत तेज बुखार होगा, कमजोरी होगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा एंड आपको भूख कम लगेगी, दैट इज लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन में एक्सट्रीम कंडीशन में परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन होता है। एक्सट्रीम कंडीशन में परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन होता है विच कैन लीड टू डेथ। ठीक है। ये एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है सर? विडाल टेस्ट है। और एक फेमस संस्करण भी है इसका, क्या? टाइफाइड मेरी थी, ये एक कुक थी जो कैरियर थी टाइफाइड का एंड शी वॉज स्प्रेडिंग टाइफाइड टू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है। फिर से मैं बता देता हूं, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, सैल्मोनेला टाइफाइड। इफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, सस्टेन हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। कैसे इफेक्ट हो रहा है? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। टेस्ट विडाल टेस्ट। और इसमें जब एक्सट्रीम केस होता है तो परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में छेद हो जाता है जिससे फूड एब्जॉर्प्शन नहीं होता, विच कैन लीड टू डेथ। फिर आते हैं निमोनिया। निमोनिया किससे कॉज होता है भैया? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दो पैथोजन है इसका, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। लोग इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फ्लुएंजा से कम नहीं, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निमोनिया होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कहां इफेक्ट करता है? एल्वियोलाई ऑफ लंग, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ये आपको इफेक्ट करता है। क्या क्या देखने को मिलता है? बुखार, ठंड लगेगी आपको, कफ, हेडेक एंड सीवियर कंडीशन में आपके लिप्स और नेल्स ग्रे हो जाएंगे, ब्लूइश ग्रे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है ना। तो क्यों?
क्योंकि आपका लंग का रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कम हो गया, क्योंकि आपके छाती में पानी चला गया है। ठीक है, तो होता क्या निमोनिया में, एल्विलाई फिल्ड विथ फ्लूइड, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा। कैसे स्प्रेड होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है, मतलब आप पे किसी ने खांसा, किसी ने थूका, या आपने ऐसा कुछ यूटेंसिल यूज किया जो कोई और यूज कर रहा था, तो उससे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये चला जाता है। ठीक है, इसका पैथोजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर आगे बैक्टीरियल डिजेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया। डिप्थेरिया कैसे होता है सर, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, सिर्फ पैथोजन का नाम जान लो, है ना, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। प्लेग आपका जिनोप्सिला फ्लाई होता है, जो इसका वेक्टर होता है ना, और यर्सीनिया पेस्टिस इसका, तो यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, और इसका जो वेक्टर होता है, जो रैट फ्ली होता है, वो जिनोप्सिला होता है। ठीक है, डिसेंट्री शिगेला, ठीक है, ये बैक्टीरियल डिसेंट्री, वैसे एमईबी का डिसेंट्री भी होता है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं वायरल डिजीज पे। वायरल डिजीज में हमको पढ़ना है कॉमन कोल्ड ही। ठीक है, कैसे कॉज होता है, राइनो वायरस पे। कहां इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट अफेक्ट्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या होता है इसमें, नेजल कंजेशन, नाक जाम हो गया, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस। 3 से 7 दिन तक ये इफेक्ट करता है, फिर अपने आप ये ठीक कर जाता है। कैसे स्प्रेड करता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये स्प्रेड करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वायरल डिजीज। फिर बहुत सारे वायरल डिजीज जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, मम्स हो गया, पोलियो हो गया, आपका स्मॉल पॉक्स हो गया, इन सब के बारे में भी नहीं लिखा है आपके एनसीईआरटी में, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्रोटोजोआ डिजीज में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मलेरिया। मलेरिया इज योर एफएटी, इस पे सवाल आता ही आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, मलेरिया कैसे कॉज होता है, मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम। 3 तरह के प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरिया, और तीसरा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरन, दिस इज मोस्ट लीथल। ठीक है, ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, इट इज मोस्ट सीरियस एंड कैन बी फिट। वेक्टर कौन सा है इसमें, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, एंड इट रिक्वायर्स 2 होस्ट, ह्यूमन और मॉस्किटो, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। आइए इसका लाइफ साइकिल देखते हैं क्या होता है। तो आपको मॉस्किटो ने बाइट किया, तो स्पोरोजोइट्स मॉस्किटो के सलाइवा से आपके अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पैरासाइट जो स्पोरोजोइट्स है वो आपके लिवर पे पहुंच जाते हैं थ्रू ब्लड, तो ब्लड से ये आपके लिवर में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिवर में, और ये बर्स्ट करते हैं सेल को टू रिलीज इनटू द ब्लड। ठीक है, ब्लड में भी इनका पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आरबीसी में, जहां पे ये आरबीसी को रप्चर करते हैं, आरबीसी के रप्चर से एक टॉक्सिन निकलता है जिसको हम कहते हैं हीमोजोइन, और इसी हीमोजोइन की वजह से जो बुखार होता है, फीवर और चिल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पे आरबीसी में ही इनका सेक्सुअल स्टेज भी होता है, जहां पे गैमीट बनते हैं, तो 2 गैमीट बनते हैं, फीमेल गैमीट बनते हैं और मेल गैमीट बनते हैं। जब एक दूसरा मॉस्किटो इन्हीं इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, तो ये गैमिटोसाइट फीमेल मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं विथ ब्लड मिल, और ये पहुंच जाते हैं मॉस्किटो के गट तक। यहां पे इसका फर्टिलाइजेशन होता है, यहां पे इसका फर्टिलाइजेशन होता है, इस स्ट्रक्चर को हम ऊकाइनाइट कहते हैं, ऊकाइनाइट कहते हैं। यहां पे इसका फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद फिर ये खूब सारे स्पोरोजोइड्स बनाते हैं एंड सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर करके रखते हैं, ताकि ये किसी और को इन्फेक्ट कर पाए। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, दैट इज प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब यहां पे देख लो, ये मॉस्किटो में हो रहा है और ये ह्यूमन में हो रहा है। तो ह्यूमन में क्या क्या स्टेज है, पहला स्पोरोजोइड का डिवीजन टू फॉर्म मीरोजोइड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्लड में होता है। जब ब्लड में
जब ये ब्लड के सेल्स को तोड़ता है तो टॉक्सिन रिलीज होता है जो हीमोजोइन होता है, जिससे फीवर और चिल होता है। फिर सेक्सुअल स्टेज इनका हमारे आरबीसी में होता है, आरबीसी में मेल और फीमेल गैमेट ही बनता है, और फिर इनका फर्टिलाइजेशन जो है मॉस्किटो के गट में होता है। इससे एक सवाल आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छे से आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, देख लो। फीमेल एनाफिलिस ह्यूमन बाइट्स ह्यूमन, इंजेक्ट स्पोरोजोइड्स मल्टीप्लाई इन लिवर सेल्स। फिर अटैक आरबीसी, मल्टीप्लाई एंड आरबीसी रप्चर, ये सेक्सुअल डिवीजन है। ठीक है, रप्चर आरबीसी रिलीजेस हीमोजोइन, जिससे चिल और फीवर होता है हर 3-4 दिन में। फीमेल एनोफिलिस बाइट्स इंफेक्टेड पर्सन, पैरासाइट्स एंटर द मॉस्किटो एंड पैरासाइट फॉर्म स्पोरोजोइट इन मॉस्किटो सलाइवरी एंड दिस साइकिल रिपीट्स। ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मॉस्किटो का गट है। गैमेटोसाइट कहां बन रहा है? आरबीसी ऑफ ह्यूमन में बन रहा है। एसेक्सुअल स्टेजेस कहां देखने को मिलता है? ह्यूमन में, लिवर सेल में और आरबीसी में। ठीक है, तो यह हो गया आपका मलेरिया का बात। फिर आते हैं दूसरा, एमीबायोसिस कैसे कॉज होता है? इंटेमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, कहां इफेक्ट करता है ये लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। देखो जनरली ज्यादातर अभी हम देख रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है, ये किसको इफेक्ट कर रहा है? ये लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। सिम्टम्स क्या है सर? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स एंड स्टूल में म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स होते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कोशिश करोगे पॉटी करने की, आपको आ नहीं रही होगी, है ना, लगेगा आपको कि आ रही है, बट तो वैसे तो क्रैम्प्स होते हैं आपको एब्डोमिनल में, और बहुत दर्द होता है। हिंदी में उसको ऐसे कहते हैं मचोरा देके पेट में दर्द होता है। ठीक है, और हम लोग कहते हैं सूल पड़ रहा है, तो वही तो ऐसा ना, म्यूकस म्यूकस सा थोड़ा थोड़ा सा आपको निकलता है। ठीक है, कैसे स्प्रेड होता है? हाउस फ्लाइज, हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर। कैसे स्प्रेड होता है? हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर्स। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड विथ फीसिस से, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से ये स्प्रेड होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हेलमिंथिक डिजीज की। हेलमिंथिक डिजीज में सबसे पहले आ गया एस्कैरिसिस। कैसे होता है? एस्कैरिस से होता है, दैट इज राउंड वर्म। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर, एनीमिया एंड इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंडे दे देता है, वो अंडा जाके इंटेस्टाइन को जाम कर देता है। ठीक है, स्प्रेड कैसे होता है? एग्स एक्सक्रीटेड इन फीसिस, कंटामिनेट सॉइल, वाटर एंड प्लांट्स, और उसको अगर आप कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू लेंगे तो ये आपके पेट में भी चला जाएगा। फिर आ गया आपका हेलमिंथिक में ही एलिफेंटियासिस होता है, जिसको फलेरियासिस भी कहते हैं। कैसे होता है सर? वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी की मदद से और वुचेरिया मलाई की वजह से, इसको हम फलेरियल वर्म भी कहते हैं। ये क्रॉनिक बीमारी, देखो एक्यूट बीमारी होता है, तुरंत इंफेक्शन होता है, क्रॉनिक बहुत लंबा ड्यूरेशन वाला, तो ये क्रॉनिक इंफ्लेमेशन होता है ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। कहां पे? लोअर लिम्ब, एंड इसके कारण आपको ग्रॉस डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है, मतलब आपके पैर एकदम सूज जाएंगे, स्क्रॉटल से एकदम सूज जाएगा, है ना, जेनिटल ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं। कैसे होता है? इट इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। कौन सा मॉस्किटो होता है? यहाँ पे क्यूलेक्स मॉस्किटो हमको देखना पड़ता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, है ना। ठीक है, हमको देखने को मिलता है इस केस में। ठीक है, फिर आ जाते हैं फंगल डिजीज में। फंगल डिजीज में क्या है? रिंगवर्म आ गया। ठीक, कैसे भैया? इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, क्या सिम्टम्स है? ड्राई स्केली लीजन्स ऑन स्किन, नेल, स्कैल्प, एंड इसमें खुजली बहुत होती है। जहां भी हीट और मॉइस्चर है वहां पे ये फंगस ग्रो करेंगे, एंड इट स्प्रेड्स टू सॉइल, शेयर टॉवेल्स, क्लोथ्स, कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। ये तीनों जेनरा का नाम इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, दो बीमारी आपके एडेड सिलेबस में, उसको भी हम डाल देते हैं। क्या सर? एक आपका था आपका डेंगू वायरस, ठीक है, ये भी वायरस से थ्रू होता है, और एक आपका था चिकुन गुनिया वायरस। ठीक है, दोनों का वेक्टर जो है एडिस है, एडिस। ठीक है, ये फीमेल मॉस्किटो ये भी। ठीक है, दोनों का वेक्टर जो है ये एडिस इजिप्टाई है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है? डेंगू फीवर में आपका प्लेटलेट काउंट कम होता है, इसलिए इसको हेमोरेजिक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, प्लेटलेट काउंट आपका कम होता है और ये फेटल हो सकता है।
वही चिकनगुनिया वायरस में क्या होता है, इसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, सीवियर पेन इन जॉइंट्स होता है, ठीक है। अच्छा, जितने भी बीमारी मॉस्किटो के कारण कॉज हो रहे हैं उनका बचाने का रोकथाम है कि जो मॉस्किटो है उसका ब्रीडिंग रोका जाए, है ना। कैसे ब्रीडिंग रोकेंगे, तो जैसे उनके बिहेवियर को समझना है, ठीक है। कोई भी पानी में स्टैग्नेंट वाटर नहीं छोड़ना है ना, गंदा पानी जमा होने से प्रिवेंट करना है। दूसरा, हम मॉस्किटो लार्वा, मॉस्किटो सॉरी, हम फिश छोड़ते हैं जिसका नाम है गैम्बूजिया, इट फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वा, तो ये भी क्या करेगा, मॉस्किटो को या ब्रीडिंग को रोकेगा, ठीक है। तो हम इसके वेक्टर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं मॉस्किटो से फैलने वाले बीमारियों को, ठीक है। चलिए, प्रिवेंशन कैसे कैसे है सर, तो जैसे पर्सनल हाइजीन, क्लीन बॉडी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और क्लीन फूड खाओ, ठीक है। पब्लिक हाइजीन, प्रॉपर वेस्ट एक्सक्रीटर डिस्पोजल, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर, ठीक है। एयरबॉर्न डिजीज के लिए अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए एलिमिनेट वेक्टर एंड ब्रीडिंग प्लेसेस, अवॉइड वाटर स्टैग्नेशन, क्लीन कूलर्स, यूज मॉस्किटो नेट्स, इंट्रोड्यूस गैम्बुसिया फिट जो मॉस्किटो लार्वो को फीड करते हैं। इंसेक्टिसाइड, वायर मेश लगाओ ताकि मच्छर आपके अंदर नहीं आए, और सबसे अच्छा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन करो जिससे स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी इरेडिकेट हो गई है। पोलियो कंट्रोल्ड है, डिप्थेरिया, निमोनिया, टेटनस वगैरह भी वैक्सीनेशन से काम कर जाता है, ठीक है। अच्छा, एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स आल्सो फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया इंडिया से, पोलियो कंट्रोल्ड है, पोलियो इरेडिकेट अभी नहीं हुआ, तभी भी आप देखोगे पल्स पोलियो अभियान चलते रहता है, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, दैट इज इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहे हैं। तो इम्यूनिटी की बात कीजिएगा तो क्या है भैया, इट इज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ अ होस्ट टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यूनिटी कैसे हो सकती है सर, आपकी पहले हो गई इनेट इम्यूनिटी, इट इज नॉन स्पेसिफिक एंड इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ एंड इट इज अ नॉन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी, मतलब किसी पे भी काम कर जाएगा। चार तरह के बैरियर हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या आ गया सर, स्किन, म्यूकस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड जीआई ट्रैक्ट एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। तो स्किन और म्यूकस आपका फिजिकल बैरियर में आ गया, मतलब ये बॉडी के अंदर या पैथोजन को घुसने से रोकता है। तो म्यूकस ट्रैप कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और जो स्किन है ये बॉडी को, मतलब या कोई भी पैथोजन को ब्लड स्ट्रीम में घुसने से रोकता है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, मान लो कोई पैथोजन आपके बॉडी के अंदर चला गया, जैसे खाना, आपने कुछ गंदा खाना कर लिया तो आपके स्टमक के एसिड है, या जब आप मुंह में ही खा रहे हो तो सलाइवा, सलाइवा में भी एसिडिक पीएच होता है, लाइसोजाइम्स होते हैं। जैसे आपके टीयर्स हैं, टीयर में भी लाइसोजाइम होता है, ठीक है। तो इससे क्या है, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता, ठीक है। तो दिस फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर फॉर्म द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर में क्या हो गया, सेल्यूलर बैरियर में आ गया आपका पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, या इसको न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपका मोनोसाइट्स हो गया, फिर आपका नेचुरल किलर सेल्स आ गया, जो एनसीईआरटी लिखती है टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है। बट याद रखिएगा, ये जो लिम्फोसाइट है आप पढ़ते हो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलर में कि ए ग्रैन्युलोसाइट्स है, बट दिस इज अ ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। याद रखिएगा, इट इज ग्रैन्युलर, ये कंफ्यूज मत होइएगा, और लार्ज होते हैं, ठीक है। इसके पास स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं परफोरीन्स, और इससे ये पैथोजन को छेद करते हैं और उसको मार देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो न्यूट्रोफिल्स है और मोनोसाइट है वो फैगोसाइटोसिस करता है। नेचुरल किलर सेल आपका नॉन फैगोसाइटोटिक होता है, एंड नेचुरल किलर सेल आपका इज नॉट फैगोसाइटोटिक, इट इज नॉट फैगोसाइटोटिक, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस, ठीक है। साइटोकाइनिन बैरियर क्या होता है, वायरस इंफेक्टेड जो सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं इंटरफेरॉन, जो प्रोटेक्ट करता है दूसरे नॉन इन्फेक्टेड सेल को फ्रॉम वायरल इंफेक्शन, तो इसको हम साइटोकाइनिन बैरियर भी कहते हैं, ठीक है सर। बहुत बढ़िया, चलिए अब आ जाते हैं आपके
एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। अभी तो हम देख रहे थे एक्टिव इम्यूनिटी, अब हम आप सॉरी अभी हम देख रहे थे इनेट इम्यूनिटी, अब हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक, इट हैज मेमोरी, और जो इसका फर्स्ट इनकाउंटर होता है इसको प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी, एंड जो सब्सिक्वेंट इनकाउंटर होता है उसको सेकेंडरी या एमनिस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं विच इज ऑफ हाई इंटेंसिटी ड्यू टू इम्यून का मेमोरी। कैसे होता है ये? इट इज कॉज बाय बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो अब दो तरह का इम्यूनिटी शो करता है। अगर बी लिम्फोसाइट की बात करें तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है, इसको एएमआई कहते हैं या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड में हो रहा है इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज दैट फाइट्स पैथोजन इन द ब्लड। दूसरा होता है आपका सर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सीएमआई कहते हैं इसको। ठीक है, ये टी लिम्फोसाइट से होता है। तो कैसे कैसे सेल्स हैं ये आपके होते हैं? हेल्पर टी सेल जो कॉलोनाइजेशन ऑफ किलर टी सेल करेगा, फिर आ गया आपका किलर टी सेल जो पैथोजन को मारेगा, तीसरा आ गया मेमोरी टी सेल जो याददाश्त रखेगा प्रीवियस इनकाउंटर का, और चौथा आ गया सप्रेसर टी सेल कि ताकि तुम्हारे सेल को अटैक नहीं कर दे ये टी सेल, तो उसको सप्रेसर टी सेल कहते हैं। ठीक है, तो टी सेल helps B cell to produce antibodies and it is responsible for graft rejection because it distinguishes cell from non cell। तो याद रखिए ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पे। इस पे बहुत तरह का सवाल आता है। तो ईच एंटीबॉडी हैज 4 पेप्टाइड चेन, दिख रहा होगा आपको, 2 लाइट चेन है, 2 हेवी चेन है, इसलिए इसको H2L2 मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये लाइट है, ये लाइट है, ये हैवी है, ये हैवी है ना, ये लाइट है, ये लाइट है, ये हैवी है, ये हैवी है ना, ये लाइट है, ये लाइट है, ये हैवी है, ये हैवी है। ठीक है, तो H2L2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीजें तुम्हें ध्यान में देनी पड़ेगी। ठीक है, क्या सर? ये जो हैवी चेन है, ठीक है, इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये कांस्टेंट है, ये वाला जो पार्ट है ये कांस्टेंट है, ये वाला जो पार्ट है ये वेरिएबल है विच इज स्पेसिफिक फॉर एवरी एंटीजन। तो इसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो यहां पे जो एंटीजन है वो जो बाइंड करता है ना, तो उसका जो ये होता है इसको हम एपीटोप कहते हैं। ठीक है, और जहां पे बाइंड होगा उसको फिर हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं, जिसको हम पारा कहते हैं, उसको हम पारा टोप कहते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछता है कि कितना एसएस बॉन्ड है, कितना एसएस बॉन्ड होता है, इस पे सवाल आ जाता है। तो कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहां पे 5 है। ठीक है, फिर यहां भी 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर यहां पे देखो 1 2, ठीक है, फिर 3 4 5 6। तो कितने एसएस बॉन्ड होते हैं इस पे भी सवाल आ जाता है। तो हेवी चेन को आपस में कितने एसएस बॉन्ड जोड़ना है, दोनों हेवी चेन को, हेवी और लाइट चेन में कितने एसएस बॉन्ड है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा इसमें दूसरा सवाल आता है कि ये वाला जो टर्मिनल है इसको एन टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो टर्मिनल है इसको सी टर्मिनल कहते हैं। इस पे भी सवाल आया हुआ है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम जिससे आपका बहुत तरह का सवाल आ सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर इसके कुछ सवाल भी करने हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं इसके कुछ और सवाल भी आपको करवा दूंगा। फिर आते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। तो टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप एसेंशियल होता है। पेशेंट को हमेशा इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ता है क्योंकि ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये ध्यान रखिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट रिजेक्शन हमेशा सीएमआई के थ्रू होता है, मतलब टी लिम्फोसाइट्स के कारण होता है। ठीक है, अच्छा एंटीबॉडीज के टाइप भी जो है आपको क्या क्या दिया? आईजीए, आईजीएम, आईजीजी, आईजीई और आईजीडी। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो होता है ये होता है आईजीजी, मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, ठीक है, आईजीए आपको कोलेस्ट्रॉम ऑफ मिल्क में देखने को मिलता है।
ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी, आईजीएम लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है, आईजीजी मोस्ट अबंडेंट है एंड स्मॉलेस्ट है, ठीक है, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, इस पे सवाल आता है, ठीक है। आईजीई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, तो अगर किसी इंसान को बहुत छींक आ रहा है और उसका आईजीई बढ़ा है, मतलब इस कारण से उसको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी आईजी के लिए होता है, ठीक है। आईजीडी तुम्हारा एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट कराता है, एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट, इससे ज्यादा जानने की तुमको जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। फिर से मैं दोहराता हूं, आईजीए, ठीक है, ये कहां पे कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होता है ना, आपके बॉडी सरफेस पे अटैक करता है। आईजीएम पेंटामर होता है, सबसे बड़ा होता है एंटीबॉडी, ठीक है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीएम ही निकलता है। फिर आईजीई आपका एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आईजीजी है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में सबसे ज्यादा आईजीजी रिस्पॉन्सिबल होता है, इट कैन ऑल्सो क्रॉस थ्रू प्लेसेंटा। और आईजीडी तुम्हारा एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट कराता है, ठीक है। अब दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब मेरा बॉडी एंटीबॉडी खुद प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हम रेडीमेड एंटीबॉडी डाल रहे हैं तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी, होस्ट एक्सपोज टू एंटीजन, बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, मेरा बॉडी बना रहा है, ठीक है। इट इज स्लो एंड इट टेक्स टाइम फॉर फुल रिस्पॉन्स, एग्जाम्पल जैसे वैक्सीनेशन हो गया और नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली गिवन, तो इमीडिएट प्रोटेक्शन देता है। नेचुरल में आ गया कोलेस्ट्रॉम, आईजी एंटीबॉडी टू न्यूबॉर्न, या आईजी जी जाता है फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, और ऐसे एंटी टेटनस इंजेक्शन या एंटी स्नेक वेनम, ये आपका आर्टिफिशियल है, ये आपका आर्टिफिशियल, तो याद रखिएगा। टेटनस पैसिव है तो आपको बार बार देना पड़ेगा, एक्टिव इम्यूनिटी में अगर मेरा बॉडी एक बार मेमोरी गेन कर लेता है तो बार बार आपको एंटीबॉडी नहीं देने पड़ते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन मेमोरी प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, इट जनरेट्स मेमोरी बी सेल एंड मेमोरी टी सेल्स, जिससे रैपिड रिस्पॉन्स होता है सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, ठीक है। क्विक रिस्पॉन्स के लिए हम पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं, जैसे टेटनस और स्नेक बाइट में, जहां हम परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज देते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के भी हम यूज कर रहे हैं अब फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एलर्जी क्या होता है सर? एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल एंटीजन को हम एलर्जी कहते हैं। कॉमन एलर्जन हो गया माइट्स, डस्ट, पॉलन, एनिमल डैंडर, है ना, स्किन वगैरह सब कुछ है, ठीक है। एंटीबॉडीज कौन सा प्रोड्यूस होता है इस टाइम पे? आईजीई टाइप। क्या सिम्टम्स होते हैं? स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज, डिफिकल्टी टू ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन क्या होता है? मास्ट सेल से म्यूकस प्रोड्यूस कराता है। सेरोटोनिन रिलीज होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। ट्रीटमेंट ऑब्वियसली एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स देते हैं ताकि ये ट्रीट हो जाता है। इसके बीमारी का नाम कुछ कुछ लिख लो, हे फीवर है ना, इट इज कॉज ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन ऑन, ठीक है। फिर आते हैं ऑटो इम्यूनिटी की बात करते हैं। ऑटो इम्यूनिटी, अगर मेरा सेल मेरे सेल को ही इफेक्ट करे, अटैक करे, तो उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है? सेल्स जो हैं वो अटैक कर देते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन को जॉइंट में, तो इससे क्या होगा? इससे पैनस या ग्रैन्यूल्स बन जाता है जिससे आपके घुटनों में दर्द होता है, ठीक है। तो यहां पे हमको स्टेरॉइड देना पड़ता है, यहां पे हमको इम्यूनोसप्रेसेंट्स देना पड़ता है। किस केस में हो रहा है ये? रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में हो रहा है, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स मेरे कैसे हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बोन मैरो और थाइमस आ गया, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स इनटू एंटीजन सेंसिटिव सेल्स होता है। थाइमस बड़ा होता है एट बर्थ और रिड्यूसेस विथ एज, मतलब अंडरगोज एट्रोपी विथ एज। तो जैसे कोई बच्चा है तो उसका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होगा, बड़ा होते जाएंगे आपको तो आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं बोन मैरो की बात करते हैं, सॉरी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करते हैं। स्प्लीन, ठीक है, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, ठीक है।
लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स और पेयर्स पैचेस, इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स भी इसको कहते हैं, पेयर पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है, एंड अपेंडिक्स, ये सब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। इट इज साइट फॉर लिम्फोसाइट एंटीजन इंटरेक्शन, जहां पे लिम्फोसाइट एंटीजन से इंटरेक्ट करता है, एंड इट प्रोलिफरेट इनटू इफेक्टर सेल्स। तो आपके लिम्फोइड ऑर्गन कैसे हैं? प्राइमरी बोन मैरो थाइमस, सेकेंडरी स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेस एंड अपेंडिक्स, ठीक है। बोन मैरो, ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड हियर। थाइमस हार्ट के पास होता है, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम के पीछे, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन यहां पे होता है। थाइमस में क्या होता है? थाइमस में मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स होता है। थाइमस में मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स होता है। स्प्लीन, लार्ज बीन शेप्ड ग्लैंड, ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है, एंड इट इज अ रिजर्वायर ऑफ इथ्रोसाइट, है ना, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एंड रिजर्वायर ऑफ आरबीसी, ठीक है। लिम्फ नोड ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्लैश एंटीजन इन लिम्फ और लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन कराता है। माल्ट होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, कहां पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। 50% ऑफ द टोटल लिम्फोइड टिश्यू जो है आपका माल्ट होता है। इस पे बहुत बार सवाल आया है। 50% ऑफ द टोटल लिम्फोइड टिश्यू आपका जो है माल्ट होता है। इस पे बहुत बार सवाल आया है, ठीक है। चलिए एड्स की बात करते हैं। एड्स क्या है सर? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब इम्यूनो डिफिशियंसी आपको हो रहा है, डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम हो रहा है, ठीक है। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। लगभग 25 मिलियन लोग एड्स से मर गए, एंड इट इज कॉज्ड बाय वायरस जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, विच इज अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस मतलब आरएनए जीनोम है विथ इन वेयर लब। तो रेट्रोवायरस में क्या होता है? दो कॉपी ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। उसके बाद इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और इसके पास इंटीग्रेज भी होता है, ठीक है। कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। तो क्या होता है? रेट्रोवायरस जो है वो अटैक करता है मैक्रोफेज को, ठीक है। तो वायरल आरएनए क्या करता है? इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल। तो वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, सेल में डाल दिया। कौन सा सेल है? मैक्रोफेज, ठीक है। इस पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से वायरल डीएनए प्रोड्यूस होता है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आरएनए से डीएनए होता है तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एंजाइम यूजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब ये वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाता है होस्ट जीनोम में बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज, बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज, ठीक है। और फिर ये होस्ट डीएनए अब क्या करेगा? नया वायरल आरएनए बनाएगा जो नए सेल को इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए जो मैक्रोफेज है इसको हम एचआईवी फैक्ट्री भी कहते हैं। और जब ये बहुत ज्यादा नंबर में हो जाता है देन इट अटैक हेल्पर टी सेल, इट अटैक्स हेल्पर टी सेल, जिससे आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, जिससे आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। कैसे एचआईवी इंफेक्शन फैलता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एंड इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। एचआईवी डज नॉट स्प्रेड बाय टच वच से एचआईवी स्प्रेड नहीं होता है। तो देखो मैंने ये पूरा आपको बता दिया, ठीक है। तो मैक्रोफेज को हम एचआईवी फैक्ट्री कहते हैं। एचआईवी ऑल्सो एंटर्स हेल्पर टी सेल्स, रेप्लिकेट्स एंड डिस्ट्रॉयज देम। प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ टी सेल्स के कारण क्या होगा? बुखार आएगा आपको, डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। आप इम्यूनो डेफिशिएंट होंगे, इसके बाद आपको दुनिया भर की बीमारी होगी, इट इज नॉट क्योरेबल, तो इससे मौत ही होगी, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट एलाइजा है, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग देते हैं हम, बट इट कैन प्रोलॉन्ग लाइफ, बट इट कैन नॉट प्रिवेंट ड्रग डेथ, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए नैको है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में जो बहुत काम करता है एड्स के रोकथाम के लिए, ठीक है। फिर आते हैं कैंसर की बात करते हैं। कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को हम कैंसर कहते हैं। तो नॉर्मल सेल के पास एक टेंडेंसी होती है
जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब कि मेरा दो सेल है, एक सेल है जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, ठीक है, मतलब जो ग्रोथ प्रमोट करेगा, और दूसरा सेल होता है जिसको कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो ग्रोथ को रिटार्ड करेगा। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रोटो ऑन्कोजीन में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है कि भैया औकात में रहो, अपनी जगह पे रहो। जब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन डिसरप्ट होता है तो इट कॉजेज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, और इसी अनकंट्रोल ग्रोथ की वजह से ट्यूमर बनता है, ठीक है। ये ट्यूमर दो तरह का है, एक होता है मेरा बेनाइन ट्यूमर जो कन्फाइंड होता है ओरिजिनल लोकेशन पे और स्प्रेड नहीं करता है, एंड इट कॉज वेरी लिटिल डैमेज, इसको सर्जरी से आप हटा सकते हो। दूसरा ट्यूमर होता है दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये न्यूप्लास्टिक सेल में होता है, ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, इट इन्वेड्स एंड डैमेजेस सराउंडिंग टिश्यू। दूसरा, इट कैन अंडरगो मेटास्टासिस विच इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर। क्या भैया, कि मतलब ये दूसरे सेल में स्प्रेड कर सकता है और नया ट्यूमर बना सकता है, तो इसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। मैलिग्नेंसी इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी, या मेटास्टासिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ट्यूमर जो कैंसर कॉज करता है। फिजिकल कॉज ऑफ कैंसर क्या क्या है? आयनाइजिंग रेडिएशन दैट इज एक्सरे, गामा रेस एंड यूवी रेस। नॉन आयनाइजिंग होगा, नॉन आयनाइजिंग में यूवी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। केमिकल्स में टोबैको स्मोक, इट कॉजेज लंग कैंसर, ठीक है। बायोलॉजिकल में ऑन्कोजेनिक वायरस भी कॉज करता है कैंसर, ठीक है। डिटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं सर? बायोप्सी कर सकते हो, मतलब जहां पे साइट है उसको काट के देख लो कि उसमें मेलिग्नेंसी है या नहीं, ठीक है। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट कर सकते हैं इंक्रीज काउंट देखने के लिए, खास करके ल्यूकीमिया में या ब्लड कैंसर में अगर डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो ल्यूकीमिया हो सकता है। रेडियोग्राफी में करते हैं, एक्सरे करते हैं, सीटी करते हैं और एमआरआई करते हैं फॉर इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक चीजें यूज करते हैं, ठीक है, जिससे हमको 3D स्ट्रक्चर पता चलता है। तो एक्सरे और सीटी आयनाइजिंग है, एमआरआई में हम जो यूज करते हैं नॉन आयनाइजिंग चीजें यूज करते हैं, तो कम हार्मफुल आपका एमआरआई होता है, ठीक है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्नोलॉजी भी अभी यूज कर रहे हैं हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो अर्ली डिटेक्शन अगर कैंसर का हो जाए तो क्योरेबल होता है, लेट स्टेजेस में कैंसर क्योरेबल नहीं होता है, कैंसर से बहुत सारी मौतें होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ट्रीटमेंट क्या है सर? पहले सर्जरी, इससे ट्यूमर रिमूव हो सकता है, फिर रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं, फिर कीमोथेरेपी कर सकते हैं, केमिकल्स डाल सकते हैं, ठीक है, फिर इम्यूनोथेरेपी देख सकते हैं जहां पे अल्फा इंटरफेरॉन यूज करते हैं जो इम्यून सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है और जो ट्यूमर सेल्स है उनको मारने का काम करता है। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी, ठीक है। अब आ जाते हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस पे बहुत सारा सवाल आता है। अगेन इट इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, ठीक है। कौन किसके रिसेप्टर पे काम करता है, एकदम टू द पॉइंट पढ़ाई तुमको इसमें करनी है। सबसे पहला आ गया दैट इज ओपोइड ड्रग्स, ओपोइड, ठीक है। सोर्स क्या है सर? पैपेवर सोमनीफेरन, पॉपी प्लांट है ना, इसके लेटेक्स से प्रोड्यूस होता है। क्या होता है सर? मॉर्फिन बनता है। मॉर्फिन सेडेटिव और पेन किलर है विच इज यूज्ड इन सर्जरी, ठीक है। उसके बाद एसिटाइलेशन से क्या बनता है? मॉर्फिन अगर इसका एसिटाइलेशन करेंगे तो इससे बनेगा हेरोइन, ठीक है। हेरोइन डिप्रेसेंट होता है, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करता है, एंड इट बाइंड्स विद ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन सीएनएस एंड जीआई ट्रैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज प्रेजेंट इन सीएनएस एंड जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। हेरोइन को हम स्मैक भी कहते हैं। व्हाइट ऑर्डरलेस बिटर होता है, इट इज टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। फिर से बता रहा हूं, ओपोइड्स कहां इफेक्ट करता है? सीएनएस और जीआई ट्रैक्ट में ओपोइड रिसेप्टर पे बाइंड करता है। कहां से प्रोड्यूस होता है? लेटेक्स ऑफ पेफेवर सोमनीफेरन, अफीम जिसको कहते हैं, ठीक है। इससे मॉर्फिन प्रोड्यूस होता है विच कैन बी यूज, पेन किलर होता है। मॉर्फिन जो है पेन किलर होता है, सेडेटिव होता है, और ये सर्जरी में दिया जाता है, कोप विथ सर्जरी, ठीक। एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से क्या बनता है? मेरा हेरोइन बनता है। एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से क्या बनता है? मेरा हेरोइन बनता है, ठीक है। फिर आगे कैनाबिनॉइड्स, कैसे? कैनाबिस सटाइवा से, ठीक है, इसके इन्फ्लोरेसेंस अलग अलग फॉर्म में यूज किए जाते हैं, तो इससे बनता है चरस, गांजा, हशीश, मेरुआना, ठीक है। कहाँ इफेक्ट करता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एंड इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन
ब्रेन है, ठीक है। इनहेलेशन ओरल से भी ले सकते हैं एंड स्मोक भी करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आ गया आपका कोका एल्कोलाइड, इरिथ्रोजाइलम कोका, साउथ अमेरिका प्लांट है, ठीक है। ये स्टिमुलेंट है, बाकी सारे अभी जो दो थे ये डिप्रेसेंट थे। ये यूफोरिया देता है, एनर्जी देता है अचानक से। एक्सेस में ये हेलुसिनेशन कॉज करता है एंड इट इंटरफेयर्स विद डोपामिन ट्रांसपोर्ट। कोकेन, कोक, क्रैक, इट इज यूजुअली स्नॉटेड। तो ये स्टिमुलेंट है, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स आपका डिप्रेसेंट है, ठीक। दूसरे हेलुसिनोजेनिक प्लांट है एट्रोपा बेलोडोना एंड धतूरा। हेलुसिनोजन मतलब जो चीज नहीं एग्जिस्ट करती वो आप देखते हो, उसको हेलुसिनोजन कहते हैं, ठीक है। ड्रग कैन बी यूज एज मेडिसिन बट इज ऑफन एब्यूज, ठीक है। फिर तीन तरह के ड्रग्स हैं। बार्बिट्यूरेट्स, ये सेडेटिव होता है, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन, ये एंटी एंजाइटिक होता है, ये काम डाउन करता है ना, ये एंटी एंजाइटी के लिए देते हैं अगर आप बहुत बेचैन हो रहे हो, एंग्शियस हो रहे हो, ठीक है। और तीसरा हो गया एम्फेटामिन, इसको शक्तिमान ड्रग कहते हैं, ये स्टिमुलेंट होता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन आपको क्या दुख है, आपको आपका जो थेरेपिस्ट है वो ये ड्रग्स बताता है, ठीक है। मॉर्फिन सेडेटिव और पेन किलर है, पोस्ट सर्जरी दिया जाता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स इज अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, इसमें आया ना अब्यूज्ड स्पोर्ट्स, ठीक है। अब एक्स से तो एनसीईआरटी लिखी है कि कोका एल्कलॉइड से हेलुसिनेशन होता है, हेलुसिनेशन होता है, बट कैनाबिनॉइड से भी हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। फिर आते हैं आपका टोबैको की बात करते हैं। टोबैको में क्या है भैया, आपका निकोटीन है। निकोटीन इज एन एल्कोलॉइड, या ये भी एल्कोलॉइड है, कोका भी आपका एल्कोलॉइड है। स्टिमुलेट द एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, इससे बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है। स्मोकिंग से इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर होते हैं, लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर और थ्रोट कैंसर। ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इम्फाइसेमा हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड गैस्ट्रिक अल्सर भी स्मोकिंग से होता है, ठीक है। चूइंग ऑफ टोबैको से ओरल कैंसर होता है। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड एंड आल्सो रिड्यूसेस हीमोग्लोबिन कॉजिंग ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, ठीक है। एडिक्शन और डिपेंडेंसी क्या होता है, एडिक्शन कि आपका साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू ड्रग इफेक्ट हो गया, उसको एडिक्शन कहते हैं। और मेरा बॉडी फिर बाद में डिपेंडेंट हो जाता है कि भैया मुझे वही फीलिंग चाहिए, उसको डिपेंडेंसी कहते हैं। और अगर आप उसको छोड़ते हो तो आपको विड्रॉल सिंड्रोम होता है, जहां पे बॉडी आपका एंशियस हो जाता है, शेकिनेस होता है, नोजिया होता है, स्वेटिंग होता है, वॉमिटिंग होता है। तो आपको धीरे 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 एडिक्शन कम करना पड़ता है, ठीक है। ड्रग और अल्कोहल अब्यूज का क्या क्या इफेक्ट है, रेकलेस बिहेवियर होता है, ऑब्वियसली वैंडलिज्म, वायलेंस है ना, पागल हो जाते हो तो, ठीक है। एक्सेसिव डोज में कॉमा और डेथ भी हो सकता है। आईवी ड्रग यूजर्स में रिस्क ऑफ एड्स एंड हेपेटाइटिस हो सकता है। क्रोनिक यूज में इट डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लिवर सिरोसिस कॉज करता है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट आल्सो इफेक्ट्स फीटस, ठीक है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का भी बहुत मतलब मिसयूज होता है, जिससे भी बहुत दिक्कत होता है। क्या मिसयूज टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड एग्रेसिवनेस। साइड इफेक्ट फीमेल में क्या है, देखो फीमेल में क्या साइड इफेक्ट होगा, मैस्कुलिन हो जाएगी फीमेल ज्यादा, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, डीपनिंग ऑफ वॉइस होगा। मेल में क्या होगा, एक्ने होगा, ठीक है, रिड्यूस टेस्टिस होगा, साइज डिक्रीज स्पर्म काउंट होगा, लिवर एंड किडनी डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है। फीमेल में एक और चीज आता है, फीमेल में आपका क्लाइटोरिस इनलार्ज हो जाता है, क्लाइटोरिस इनलार्ज हो जाता है। प्रिवेंशन, अवॉइड अंडू पीयर प्रेशर, है ना। चाइल्ड्स की इंडिविजुअलिटी को रेस्पेक्ट करो, एजुकेशन और काउंसलिंग दो, हेल्प करो पेरेंट्स पीयर से, ठीक है। लुक फॉर डेंजर साइंस एंड प्रोफेशनल हेल्प प्रोवाइड करो जिनको भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कर लेते हैं, बाकी तो इजी वाले तो तुम्हारे यहीं से हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, जहां आप कंफ्यूज कर सकते थे या बियॉन्ड एनसीईआरटी वाले हैं, उनको हम पूरा एक बार देख लेते हैं। इसके पीवाईक्यू में मैंने क्या है, ऑब्वियस पीवाईक्यूज को हटा दिया है ना, एकदम जो पीवाईक्यूज जो नोट्स में नहीं है, जहां पे तुम गड़बड़ कर सकते हो, उनको बस एक बार देख लेंगे। तो क्या भैया, कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम न्यूमोनिया इन दैट न्यूमोनिया इज कम्युनिकेबल डिजीज वेयर एज कॉमन, दोनों कम्युनिकेबल होता है, गलत हो गया ये, ठीक है। न्यूमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ लाइव एट्यून्यूटेड बैक्टीरियल वैक्सीन वेयर एज कॉमन कोल्ड हैज नो इफेक्ट ऑन वैक्सीन। चलो इस पर देखेंगे, कॉमन कोल्ड वैक्सीन वैसे होता नहीं है, ठीक है। निमोनिया इज कॉज बाय वायरस, बिल्कुल नहीं, निमोनिया इज नॉट कॉज बाय वायरस, निमोनिया इज कॉज बाय बैक्टीरिया, तो ये भी नहीं है, ठीक है। और तुम्हारा कॉमन कोल्ड इज कॉज बाय
वायरस, ठीक है। निमोनिया पैथोजन इफेक्ट्स एल्वियोलाई वेरस कॉमन कोल्ड इफेक्ट्स नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग। बहुत अच्छी बात है ना। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट करता है कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस, इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखो स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसो है ना, ये आपका नहीं है सही, ठीक है। इसका ट्रिपैनोसोमा होगा एंड इसका जो फ्लाई होता है सीसी फ्लाई होता है वेक्टर, ठीक है। इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेट प्लेनिंग? सिफिलिस बिल्कुल, ट्रेपोनिमा पैलेडियम, बाकी सारे गलत है आपके, ठीक है। फिर देखो सलाइन सॉल्यूशन इज गिवन टू पेशेंट ऑफ कोलेरा, वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए। तो Na प्लस क्या करता है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, आइसोटोनिक ब्लड को बना के रखता है ताकि डिहाइड्रेट ना करें आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस प्लेग? अभी बताया था मैंने क्या, यर्सीनिया पेस्टिस है ना, और जो फ्लाई है उसका नाम जिनोप्सिला है, ठीक है। सियोजोन स्टेज है ना, जो यहाँ पे स्पोरोजोइट मीरोजोइट बनाते हैं, वो कहाँ होगा? इरिथ्रोसाइट्स और लिवर सेल में प्रेजेंट होगा, राइट। चलो अगला, इफ ऑल द पॉन्ड्स एंड पडल्स आर डिस्ट्रॉयड द ऑर्गेनिज्म लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड इज प्लाज्मोडियम। क्यों भैया? क्योंकि मॉस्किटो नहीं होगा, उसका वेक्टर नहीं होगा, तो वो स्प्रेड नहीं होगा, स्प्रेड नहीं होगा तो मर जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई दैट इज नॉट करेक्ट, द हेवी एंड लाइट चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, इट इज करेक्ट, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट द एन टर्मिनल, अभी दिखाया था मैंने, सी टर्मिनल नहीं होता, इट इज लोकेटेड एट द एन टर्मिनल। आंसर इज सेकंड, वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज, अभी दिखाया था मैंने, राइट। एंटीबॉडीज आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स दैट किल अदर माइक्रोब्स, ठीक है। Antibiotics are chemical formed in the body that eliminate microbes. Are chemical formed in the body that eliminates. Antibodies are chemical formed in the body that eliminates microbes. ये भी ठीक है, ठीक है। दोनों बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस बिल्कुल ऑटो इम्यून होता है, कहां पे अटैक करता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ठीक है। रूमेटाइड आर्थराइटिस बिल्कुल सिनोवियल जॉइंट पे, ये भी ऑटो इम्यून है। गाउट एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड होता है, ये गलत हो गया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक है। लूपस भी ऑटो इम्यून होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट इट इज ऑल्सो ऑटो इम्यून। तो ए बी एंड ई, ए बी एंड ई, वैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते तो तुम्हारा आंसर वैसे भी आ जाता, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करते तो तुम्हारा आंसर आता, तुमको लूपस नहीं भी पता होता तो इस तरह के आंसर्स तुम एलिमिनेट करके निकाल सकते थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना, यही दिख रहा है तुमको, अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स ऑटो इम्यून नहीं होते हैं, अल्जाइमर्स ऑटो इम्यून नहीं होते हैं। इट इज अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। इस पे भी आता है, कहां पे डोपामीन खत्म हो जाता है? पार्किंसन में, है ना। कहां पे एसिटाइलोलिन खत्म होता है? अल्जाइमर्स, ठीक है। चलिए, एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेन्स परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज while polio drops are administered to body that contains पैथोजन, है ना। तुम पैथोजन दोगे, है ना, तभी तो मेरा बॉडी मेमोरी से इम्यून रिस्पॉन्स कराएगा, ठीक है। इफ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन अ पर्सन, तो क्या चेक कराएंगे हम सेरम ग्लोबुलिन चेक कराएंगे, ये कम होगा, है ना। सेरम ग्लोबुलिन चेक कराएंगे, ये कम होगा। एल्ब्यूमिन क्या होगा? ब्लड कोलेस्ट्रॉल ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाता है। हीमोसाइट का कोई काम नहीं, फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग अगर डिसऑर्डर होगा तो क्लॉटिंग के लिए देखेंगे, ठीक है। लाइजोजाइम प्रेजेंट इन पर्स्पिरेशन सलाइवा एंड टीयर्स डिस्ट्रॉय सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है लाइजोजाइम, है ना। एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, तभी तो इंटरेक्ट कर पाता है। करेक्ट रिगार्डिंग एचआईवी, HIV is enveloped virus containing one molecule of, नहीं, two molecule of single stranded RNA, गलत हो गया। HIV is enveloped virus that contains two identical molecules of single stranded RNA and two molecules of reverse transcriptase, बिल्कुल ये सही है। HIV enveloped नहीं होता, it attacks, HIV does not escape but attacks the acquired immune response, पता नहीं क्या मतलब है बट ये ठीक है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशन, ठीक है, कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन, म्यूटेशन इनएक्टिवेट्स द कंट्रोल सेंटर, अच्छा, म्यूटेशन इनहिबिट्स प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज, म्यूटेशन इज प्रोटो ऑन्कोजीन एक्सलेट्स द सेल साइकिल एंड म्यूटेशन डिस्ट्रॉयज ट्यूमर टीलोमरेज इनहिबिटर। समझो टीलोमरेज क्या काम करता है, टीलोमरेज क्या होता है, इंटैंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम प्रिवेंट करता है, टीलोमियर एंड पे प्रेजेंट होता है, ये टीलोमेरेज प्रोड्यूस करता है जो इंटैंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम को प्रिवेंट करता है, मतलब जिससे आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो रुक जाता है। तो क्या आंसर होगा इसका, तो क्या आंसर होगा इसका, तो देखो यार क्या हो रहा है, म्यूटेशन क्या होगा तुम्हारा, इट विल नॉट डिस्ट्रॉय टीलोमेरेज इनहिबिटर, है ना, टीलोमेरेज एक्टिविटी को कम करता है म्यूटेशन, तो ये डिस्ट्रॉय कैसे कर रहा होगा, ठीक है, तो ये तो और प्रमोट करेगा ना इनहिबिटर को, तो डी इज द राइट आंसर, इसको लिख लो, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला, कार्सिनोमा refers to, कार्सिनोमा refers, हाँ जी, क्या आंसर होगा सर इसका, तो मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, एपिथेलियल है ना, एपिथेलियम का, ठीक है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू का है इसको हम सारकोमा कहते हैं, राइट, ठीक, बहुत बढ़िया। अब मेटास्टैटिक कैंसरस ट्यूमर कॉल्ड सार्कोमा, देखो आ गया ना, तो फाइब्रोब्लास्ट आ जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू, राइट। चलो, साइन द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो, बार्बिटूरेट्स व्हेन गिवन टू क्रिमिनल्स मेक देम टेल द ट्रूथ, बार्बिटूरेट सेडेटिव होता है, चलो इस पे बात करते हैं अभी, ठीक है, ट्रूथ ड्रग में यूज होता है। मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगोन सर्जरी एज अ पेन किलर, इट इज सही, ठीक है, इट इज अ पेन किलर, ठीक। च्यूइंग टोबैको लोअर्स हार्ट रेट, बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। कोकेन इज गिवन टू पेशेंट, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो आंसर बी है, वैसे तो क्लियर ही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पर्टिकुलर साइकोट्रोपिक ड्रग स्पेसिफाइड, तो क्या कर रहा है, मॉर्फिन लीड्स टू डिल्यूजन एंड डिस्टर्ब इमोशन, चलो देखते हैं, ठीक है, बार्बिटूरेट्स कॉजेज रिलैक्सेशन एंड टेम्पररी यूफोरिया, नहीं, एम्फेटामिन यूफोरिया करता है, ठीक है, हशीश कॉजेस आफ्टर थॉट परसेप्शन एंड हेलुसिनेशन, ठीक है, इस पे बात करेंगे। ओपियम स्टिमुलेट्स नर्वस सिस्टम एंड कॉजेस हेलुसिनेशन, ओपियम से हेलुसिनेशन नहीं होता, ठीक है। मॉर्फिन लीड्स टू डिल्यूजन एंड डिस्टर्ब्ड इमोशन, सेडेटिव होता है, काम डाउन करना का काम करना चाहिए, तो आई थिंक सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी तुम्हारी हेलुसिनेशन के लिए कोका एल्कोलाइड लिखती है, बट इसमें भी हेलुसिनेशन होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चलो अब नीट बायोलॉजी का सबसे इजी और सबसे नंबर देने वाला चैप्टर करते हैं, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हर साल इससे 2 से 3 सवाल आता ही आता है, और इस चैप्टर को करने में 15 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, तो इस चैप्टर को तो गलती से भी स्किप मत करना, ना इसकी कोई क्वेश्चन गलत करना। तो देखो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं, तो माइक्रोब भैया सब जगह प्रेजेंट है, ठीक है, सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड, सब जगह, और हाइड्रोथर्मल वेंट में भी पाया जाता है, याद है, बैसिलस थर्मस एक्विटिकस, है ना। दे आर डाइवर्स, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, वायरस है, वायरॉइड है, प्रायंस है, सब कुछ है, ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंगाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिशन मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज, जो नेकेड आई से विजिबल होते हैं, बाकी सारे माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होते, कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए बड़े अच्छे भी हैं। सबसे पहले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट कौन कौन से अच्छे वाले हैं, जैसे कर्ड, लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, इट ग्रोज ऑन मिल्क, प्रोड्यूसेस एसिड्स, कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, और B12 कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। लैब इन स्टमक चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आल्सो, तो आपके इम्यूनिटी के लिए भी बड़ा अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, क्या B12 बढ़ाता है, और प्रोटीन जो प्रेजेंट है मिल्क में उसको पार्शियली डाइजेस्ट करता है, तो आपके पेट के लिए अच्छा होता है। फिर डोसा एंड इडली डफ बैक्टीरिया, ठीक है, ये फर्मेंटेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, पफ्ड अपीयरेंस ऑफ डफ आपको दिखता है। ब्रेड में हम यूज करते हैं सेक्चरोमाइसिस सर्विसे, इसको हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं, ठीक है, इट फर्मेंट्स डफ, कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स द ब्रेड राइस, तो फ्लफी बनाता है ब्रेड को ये। फिर टॉडी, ये भी माइक्रोब से बनता है, ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है जो सैप, पाम ट्री सैप के फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है। फिर स्विस चीज आपका प्रोपीबैक्टीरियम शर्मानी से होता है, स्विस चीज में जो लार्ज लार्ज छेद होते हैं, तुमने टॉम एंड जेरी देखा होगा ना, तो ऐसे जो चीज होते हैं इसमें,
जिसमें छेद होते हैं, इसको स्विस चीज कहते हैं। तो ये कैसे होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है थ्रू दीज। ठीक है, तो क्या? प्रोपीबैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है। रॉकफोर्ट चीज आपका फंगस से होता है, स्पेसिफिक फंगाई होता है, रॉकफोर्टी फंगाई होता है। ठीक है, ये एक डिस्टिंक्टिव फ्लेवर देता है इसको। ठीक है, इन सब का नाम डिटेल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, लैक्टिक एसिड या कर्ड बनाने में क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम दूध में डाल देते हैं, इनोकुलम की तरह काम करता है और फिर ये पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। माइक्रोब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं, हम वो फर्मेंटर्स में ग्रो करते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस में मेरा क्या आ जाएगा? सेक्चरोमाइसिस सर्विसे। इसको हम ब्रियोसीज भी कहते हैं, इसको हम बेकसीज भी कहते हैं। ये फर्मेंट करता है माल्टेड सीरियल फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। वाइन एंड बियर फर्मेंटेशन से बनता है बिना डिस्टिलेशन के, मतलब बट इसमें अल्कोहल परसेंटेज जो है इट विल बी लेस देन 13%। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा परसेंटेज ऑफ अल्कोहल में ईस्ट ही मर जाएगा। ठीक है। डिस्टिलेशन से फिर बनता है विस्की, ब्रांडी, रम। ठीक है, विथ डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड बर्थ। ठीक है, तो वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन, विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, ये सब आपका विथ डिस्टिलेशन होता है। ठीक है। एंटीबायोटिक्स में भी ये बड़ा रोल प्ले करता है। तो एंटीबायोटिक पहला डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बाय चांस। ठीक है। फ्लेमिंग नोटिस दैट पेनिसिलियम नोटेटम जो मोल्ड था वो ग्रो कर गया अनवॉश कल्चर प्लेट में, और ये इसने सारे बैक्टीरिया को मार दिया था उसके अराउंड। ठीक है। फुल पोटेंशियल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चेन एंड फ्लोरी। इस पे भी सवाल आया हुआ है। इट वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली टू ट्रीट इन वर्ल्ड वॉर टू। तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी गॉट नोबेल प्राइज इन 1945, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। एंटीबायोटिक्स ट्रीट प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थेरिया, लेप्रेसी एंड मेनी मोर बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज को ट्रीट करने में इनका मेजर रोल होता है। अब केमिकल एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मटेरियल में देख लेते हैं क्या क्या है। देखो कितने अच्छे से मैंने तुम्हारे लिए बना दिया। सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर, फंगस होता है। इन तीनों पे सब पे ध्यान रखना। ठीक है। एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टीरिया एसिटाई, बैक्टीरियम होता है। बट्रिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम बटलिकम, बैक्टीरिया होता है। ये देखो बट्रिक बी से बैक्टीरिया, बी से बट्रिकम। ठीक है। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरियम होता है। इथेनॉल, सेक्चरोमाइसिस सर्विसे, ईस्ट होता है। ठीक है, ये सारे याद रखना। ठीक है। सिर्फ इसमें सिट्रिक एसिड जो है वो फंगस होता है। वो सिट्रिक एसिड जो है वो फंगस होता है। बाकी तुम्हारा जो ए बी है, जितना ए बी है वो बैक्टीरिया है। ठीक है। एसिटिक एसिड और बट्रिक एसिड आपका बैक्टीरिया होता है। ठीक है। ठीक, फिर आ जाते हैं लाइपेज यूज होता है। इट इज प्रोड्यूस बाय वेरियस माइक्रोब्स ऑयली स्टेन को रिमूव करने के लिए। पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज यूज होता है टू क्लैरिफाई बॉटल्ड जूस को, है ना, उसको सारा पेक्टिन का डाइजेशन कराते हैं फिर। ठीक है। मेडिसिन में देखो यार क्या क्या यूज होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकॉकस बनाता है, बैक्टीरियम होता है। ठीक है। क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर की तरह काम, काइनेज मतलब तोड़ेगा, तो क्लॉट को तोड़ रहा है, इस तरह से याद रखो। ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस होता है, ये फंगस है। ठीक है। अगेन देखो सारे सी वाले फंगस है, ये याद दिख याद ऐसे याद रखना। सिट्रिक एसिड, साइक्लोस्पोरिन ए, ये दोनों देखो सारे फंगस है। ठीक है। इम्यूनो सप्रेशन की तरह काम करता है। और स्टैटिन, मोनस्कस पुरपुरस, ये भी ईस्ट है। ठीक है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है। माइक्रोब्स इन सीवेज डेवलपमेंट पे भी सवाल आता है। देखो ये वाला पैराग्राफ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारा सवाल आता है। ठीक है। तो इसको अच्छे से 2-3 बार देख जाना। ठीक है। किस तरह से याद करोगे तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी याद करो। ठीक है। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सीवेज को कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो कैसे कैसे ट्रीट करते हैं सीवेज को। सबसे पहला जो होता है दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, जिसको फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। हम क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन से क्या होता है? जो फ्लोटिंग डेब्री या डर्ट है उसको हटा देते हैं। फिर सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन से क्या होता है? ग्रेट पेबल सॉइल जो डिसॉल्व है उसको नीचे नीचे सेटल कर देते हैं। ठीक है। और जो सेटल सॉलिड है इसको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। प्राइमरी स्लज मतलब कीचड़। ठीक है। ठीक। और जो सुपर नेटेंट होता है, जो उसके ऊपर होता है, जो इफ्लुएंट होता है, उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। तो इससे जितनी गंदगी है वो निकल गई। ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या होता है, इसको इफ्लुएंट को लार्ज एरिएशन टैंक में डालते हैं और इसको घुमाते रहते हैं ताकि खूब सारा ऑक्सीजन हो, खूब सारा ऑक्सीजन हो। क्यों?
क्योंकि जो यहाँ पे एरोबिक डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं, जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो काम करें, और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खत्म करने का काम करें। तो एरोबिक माइक्रोब्स ग्रोज इनटू फ्लॉक्स, बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट के साथ, ठीक है। फ्लॉक्स कंज्यूम करता है ऑर्गेनिक मैटर को, जिससे बीओडी कम हो जाता है। बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर बीओडी ज्यादा है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, पॉल्यूटेड पानी है। अगर बीओडी कम है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा, पानी साफ है, ठीक है। तो ये काम करते हैं हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। फिर उसके बाद इसको सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं, तो फ्लॉक सेडिमेंट कर जाता है, तो इसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, ठीक है। अब ये एक्टिवेटेड स्लज को हम डाल देते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, और इससे क्या होता है, बायोगैस प्रोड्यूस होता है। इससे क्या होता है, बायोगैस प्रोड्यूस होता है, और बाकी पानी को हम निकाल देते हैं। फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले क्या किया मैंने, पानी को छन्ने से छाना, तो फ्लोटिंग डेब्रिज निकल गई। फिर उसके बाद उसको बिठा दिया, तो जितने मिट्टी कंकड़ थे वो बैठ गए नीचे। तो जो ये बैठा हुआ है वो प्राइमरी स्लज है, उसको फेंक दिया, और जो इसका इफ्लुएंट था उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। उसके बाद उसमें हम खूब सारा ऑक्सीजन डाले, तो जो माइक्रोब्स थे वो फ्लॉक्स बन गए, फंगस और बैक्टीरिया फिलामेंट मिलके। इसने ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम किया और बीओडी को कम कर दिया। फिर हम फ्लॉक को सेडिमेंटेट करने देते हैं और उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं, जिससे बायोगैस प्रोड्यूस होता है। और स्मॉल पार्ट ऑफ फ्लॉक्स को हम वापस से बायोलॉजिकल टैंक में डाल देते हैं या सेकेंडरी इफ्लुएंट में डाल देते हैं, ताकि और फ्लॉक्स बन पाए और डाइजेशन कर पाए, ठीक है। और इस गैस को हम फिर यूज करते हैं आपके मीथेन उसके लिए, बायोगैस के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, अगर बीओडी ज्यादा है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय ऑर्गेनिक मैटर, इसको हम बीओडी कहते हैं। तो अगर बीओडी ज्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, मतलब ज्यादा पॉल्यूशन है। अगर बीओडी कम है तो ऑर्गेनिक मैटर कम है, मतलब पॉल्यूशन कम है, ठीक है। क्या क्या प्लान हुआ था, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान वर इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड फॉरेस्ट टू बिल्ड मोर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं बायोगैस प्रोडक्शन की बात करते हैं। बायोगैस क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें प्रीडोमिनेटली मीथेन होता है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी विच कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो सिंपल, मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, सेल्यूलोज मटेरियल को डाइजेस्ट करके टू प्रोड्यूस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मिथेनोजेन जो होते हैं र्यूमेन ऑफ कैटल में पाया जाता है, उसको मिथेनोबैक्टीरियम कहते हैं, ठीक है। इट इज फाउंड इन एनारोबिक स्लज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एंड र्यूमेन ऑफ कैटल में भी पाया जाता है, ठीक है। इन र्यूमेन मिथेनोजेन ब्रेक डाउन सेल्यूलोज, ठीक है। तो कैटल डंक इज रिच इन मिथेनोजेंस, इट इज यूज फॉर बायोगैस जनरेशन। तो क्या करते हैं, हम एक कॉन्क्रीट टैंक लेते हैं, बायो वेस्ट को वहां पे कलेक्ट करते हैं एंड डंग का स्लरी डाल देते हैं, है ना, डंग और पानी मिला के डाल दिया। उसके ऊपर एक फ्लोटिंग ढक्कन लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मिथेनोजेंस काम करेगा, आपका खूब सारा गैस बनेगा, तो उसका जो फ्लोटिंग लिड है, ये जो फ्लोटिंग लिड है ये ऊपर होता जाएगा, है ना, ये जो फ्लोटिंग लिड है ये ऊपर होता जाएगा, ठीक है। और आउटलेट पाइप को हम नियर बाय हाउसेस से कनेक्ट करते हैं, जहां पे इस गैस को हम यूज कर लेंगे। स्पेंट स्लरी को हम यूज कर लेते हैं एज फर्टिलाइजर, जो डाइजेस्ट हो गया स्लरी उसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लेते हैं। ये रूरल एरिया में ज्यादा काम करता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इस पे भी सवाल आया है, IARI एंड KVIC, ठीक है। ये देखो डंग प्लस वाटर डाला, स्लरी डाला हमने, ये डाइजेस्टर में, ये एनेरोबिक होता है, याद रखिएगा, है ना, एनेरोबिक होता है। और जो स्पेंड स्लरी है वो यहां से हम निकाल लेते हैं, और यहाँ पे गैस रहता है, जो गैस हाउस होल्ड तक जाता है, ठीक है, इजी है। चलिए फिर आते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल में एजेंट की तरह काम करते हैं टू कंट्रोल प्लांट डिजीज एंड पेस्ट इंस्टेड ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता है, जैसे लेडी बर्ड एफिड्स को कंट्रोल करता है एंड ड्रैगन फ्लाइज कंट्रोल्स मॉस्किटो। बड़ा इंपॉर्टेंट, ड्रैगन फ्लाइज कंट्रोल्स मॉस्किटोस, ठीक है। माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट में आ गया बैसिलस thuringiensis, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इट कंट्रोल्स बटरफ्लाई कैटरपिलर। तो ड्राइड स्पोर्स क्या होता है, हम स्प्रे करते हैं प्लांट में, जो लार्वा खा लेगा, लार्वा मर जाएगा, है ना। तो ये कॉटन को बचा के रखता है, ठीक है। फिर आ गया ट्राइकोडर्मा, फंगस होता है, ठीक है।
ये क्या होता है? फ्री लिविंग इन रूट इकोसिस्टम्स, इट इज एन इफेक्टिव बायो कंट्रोल फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन, ठीक है। और बैक्यूलो वायरस स्पेसिफिक जीनस जो है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ये वायरस ऑब्वियसली जैसा नाम है, तो इट अटैक्स इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपॉड्स एंड स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंपैक्ट कॉज करता है। तो ये स्पेसिफिक पैथोजन को ही मारेगा, तो इससे इकोसिस्टम को ज्यादा दुख नहीं पहुंचता है, ठीक है। अगेन इसको हम यूज करते हैं आईपीएम में, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, है ना, आईपीएम प्रोग्राम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर माइक्रोस बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम भी करते हैं, जैसे सर्टेन बैक्टीरिया, फंगाई एंड साइनोबैक्टीरिया, दीज आर ऑल्टरनेट टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो देखो कौन कौन सा है। पहला राइजोबियम बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है विथ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। नॉन लेग्यूमिनस में क्या होता था? एलनस, ठीक है। फिर आ गया एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर, फ्री लिविंग होता है, इट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, तो सॉइल की न्यूट्रिटिव पावर बढ़ाता है। माइकोराइजल एसोसिएशन ग्लोमस स्पीसीज के साथ, फंगाई का एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। तो ये क्या होता है? रूट को हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम सॉइल, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन, ठीक। फिर साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ओसिलोटोरिया, ये ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं, ये फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल। तो ये पैडी फील्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। तो यहां देखो कौन सिम्बायोटिक है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये माइकोराइजा और राइजोबियम सिम्बायोटिक है, ठीक है। एजोस्पाइरलम फ्री लिविंग है, और साइनोबैक्टीरियम में आपका हो गया नॉस्टॉक, एनाबिना एंड ओसिलोटोरिया। इन सब पे सवाल आता है, इस चैप्टर का कोई चीज ऐसा नहीं जो अनइंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आता है, तुरंत सवाल बनते हैं, खूब नंबर बनते हैं। मैं दिखाता हूं कैसे पीवाईक्यूज होते हैं। चलो इसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है सर। Conversion of milk into curd improves its nutritional value by increasing the amount of vitamin B12, आपने देखा था, बड़ा इजी क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। दूसरा क्लोस्ट्रीडियम बट्रिकम बट्रिक एसिड, ठीक है। सेक्चुरोमाइसिस सर्विसे इथेनॉल, ट्रेपो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए, स्ट्रेप्टोकॉकस स्ट्रेप्टोकाइनेस, बन जाएगा, इजी है, ठीक है। चलिए आइडेंटिफाई द माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए, क्या? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है। एस्परजिलस नाइजर एसिड, पहले एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, ठीक है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बट्रिकम बट्रिक एसिड, और एस्परजिलस नाइजर आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है। फिर देखो क्लोस्ट्रीडियम बट्रिकम बट्रिक एसिड, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए, मोनस्कस पुरपुरस, सॉरी एस्परजिलस नाइजर, अच्छा क्या कह रहा है, हाँ मोनस्कस पुरपुरस आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट एंड सिट्रिक एसिड, है ना, सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए देखिए कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन, है ना। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्रॉस बस्टर होता है, साइक्लोस्पोरिन है इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, लाइपेज ऑयली स्टेन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर देखो लैक्टोबैसिलस कर्ड, ठीक है। सेक्चुरोमाइसिस सर्विसे ब्रेड, एस्परजिलस नाइजर एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड, और चीज दिया नहीं है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम, ठीक है। मिथानोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड गलत, पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक एसिड गलत, सेक्चुरोमाइसिस सर्विसे इथेनॉल, ठीक है। फिर देखो सेम सवाल कितनी बार आता है, सिट्रिक एसिड, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन, बट्रिक एसिड, देख रहे हो कितनी बार सेम सवाल रिपीट। देखो फिर देखो आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड प्रोडक्ट इन द गिवन टेबल, स्ट्रेप्टोकॉकस स्ट्रेप्टोकाइनेस रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल, सही है। क्लोस्ट्रीडियम बट्रिकम लाइपेज नहीं, बट्रिक एसिड गलत हो गया, यही गलत है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आंसर हो गया बी।
कुछ है? फिर देखो इथेनॉल, ठीक है, मोनस्कस पुरपुरस, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है, आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए एंड प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी स्विच चीज में, रॉकफोर्ट में रॉकफोर्ट टी चीज, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट में देखो व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। एनारोबिक स्लज एक्टिवेटेड स्लज डालते हैं, याद है, फ्लॉक्स डालते थे ना, राइट, ठीक है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाएगा, है ना, सस्पेंडेड, ठीक है, फ्लोटिंग डेब्रीज या उसके लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट से ये काम कर जाएगा, राइट, है ना, सस्पेंडेड तो ही हो ना, हाँ सस्पेंडेड फ्लोटिंग डेब्रीज ही हो गया, ठीक है। बायोगैस, द गट हैज मिथेनोजेंस, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट में देखो, बायो कंट्रोल एजेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज ट्राइकोडर्मा, ठीक है। करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, बैसिलस thuringiensis, टोबैको मोजाइक वायरस, एफिड नहीं, ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस, बैसिलोथुरिंजेनिसिस, ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस एंड बैसिलस thuringiensis, ये तीनों बायो कंट्रोल एजेंट है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर, रोडोस्पाइरुलम, माइक्रोराइजा नहीं, गलत है, ठीक है, ठीक है। फ्रैंकिया एलनस मैंने वही बताया था अभी तुमको, ठीक है। राइजोबियम अल्फा अल्फा, एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, ठीक है। A biocontrol agent can be a part of integrated pest management and should be species specific and inactive on नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, नैरो स्पेक्ट्रम होना चाहिए। सिम्बायोटिक क्यों होगा, सिम्बायोटिक की जरूरत नहीं है तो सिम्बायोटिक नहीं होगा, ठीक है। तो खत्म हो गया आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर भी। डाल दो कमेंट सेक्शन में हैशटैग चैप्टर कंप्लीटेड, ये बता देना भैया कितने लोगों ने पांचों चैप्टर पूरा कंप्लीट किया, एंड प्लीज टेल मी कैसा लगा आज का लेक्चर, क्या फीडबैक है, कुछ और ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, क्या लगता है पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है या नहीं, इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार है। कल सुबह 7 बजे क्लास है, कल हम पूरी जेनेटिक्स कंप्लीट करेंगे, अगर टाइम बचा तो ट्राई करेंगे बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट करने के लिए भी, अगर दिन में नहीं होगा तो फिर शाम की क्लास में हम बायोटेक्नोलॉजी भी कंप्लीट कर लेंगे। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। जितना प्यार आपने पहले वीडियो को दिया है उतना ही प्यार इस वीडियो पे ही देना है, हालांकि ये रिकॉर्डेड था बट फिर भी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पीडीएफ आपको आनंद मनी 001 पे, मैं श्योर करता हूं बेटा इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।